गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द चैप्टर। तो इसमें आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं 28 to 33 चैप्टर को सुश्रुत सूत्र में अरिष्ट लक्षणों के बारे में बताया गया है। यानी अरिष्ट लक्षण कहाँ पर मिलते हैं? 28 to 33। आवाज आ रही है ना सभी को? जी सर। ओके ओके। तो 28 to 33 सुश्रुत सूत्र में अरिष्ट लक्षणों के बारे में बताया गया है। अरिष्ट लक्षण क्या होते हैं? अरिष्ट लक्षण मृत्यु सूचक होते हैं। यानी अरिष्ट लक्षण अगर उत्पन्न हो गया है तो उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मृत्यु हो ही जाए। मृत्यु रुक भी सकती है अगर अगर तपस्वी ब्राह्मणों से उनका इलाज करवाया जाए, तपस्वी से, गायत्री मंत्र का उच्चारण से, और ब्राह्मणों से अगर उनका उच्चारण किया जाए, जो तपस्या में निहित ब्राह्मण है उनसे अगर इलाज कराया जाए तो जो जिनका अरिष्ट लक्षण में गए हैं वो भी वापस आ सकते हैं। तो इसी 28 to 33 ऑफ सुश्रुत सूत्र इज फॉर डेडिकेटेड फॉर अरिष्ट लक्षण। आपसे पूछ रहा हूँ, चरक में कहाँ पर अरिष्ट लक्षण मिलता है? अरिष्ट लक्षण इंद्रिय स्थान में। वेरी गुड। इंद्रिय यानी इंद्रिय स्थान में ही आपको मिलेंगे 28 to 30 में 12 चैप्टर मिलेंगे चरक के पार्ट 1 में। वो लेक्चर आप लोगों को दे दिया गया है, आप लोग उसको भी स्टडी कीजिएगा। और सुश्रुत में आज हम लोग पढ़ेंगे विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञानी अध्याय। तो सबसे पहले विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञानी अध्याय के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो इस कोटेशन का रेफरेंस पूछा जाता है कहाँ पर वर्णित है? फल जल वृष्टा नाम पुष्प, यानी फल, किसी भी कार्य की फल, या फिर आप मान सकते हैं उस प्रकार के फल को जो पेड़ में उगता है फल, जैसे आम का फल। वो किस बात पर डिपेंड करता है? वो डिपेंडेंट है कि वो पुष्प कैसा था। अगर पुष्प में डैमेज था तो फल भी डैमेज कंडीशन में प्राप्त होगा। उसी प्रकार अग्नि मेघों से परीक्षण की जाती है, और उसी प्रकार मेघों से नहीं, जो अग्नि या धूम से, मेघों से जलवृष्टि, और पुष्प से फल की हम कल्पना कर सकते हैं भविष्य में होने वाले। आज को देखकर भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। उसी प्रकार अरिष्ट को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि इसकी मृत्यु होने वाली है, और ये जानकारी एक डॉक्टर के पास होनी आवश्यक है। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो क्या समस्याएं आएंगी? तो आपकी ख्याति भ्रष्ट हो जाएगी, पूरी तरह ख्याति। आप ऐसे पेशेंट पे हाथ लगा देंगे जिसकी मृत्यु दिख रही है, जिसकी मृत्यु सामने खड़ी है, और आप उसका इलाज करने के लिए पूरी अपनी प्रोसीजर अपना दी, पूरा पंचकर्म कर दिए। अब अगर वो थ्योरेटिकली मरने वाला है तो वो बचेगा नहीं, चाहे आप कुछ कर लीजिए। तो इसी के लिए अरिष्ट लक्षण बताए गए हैं। और ये माधव निदान का मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, नियत मरणाख्यापकम लिंगम अरिष्टम। नियत मरणाख्या, नियत जिसमें मरण जो है नियत हो। अभी बताया जाएगा कि ये मरण उतना भी नियत नहीं है, इट इज अगर कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल करना थोड़ा टफ काम है। अरिष्ट लक्षण। अब बात आती है कि अरिष्ट लक्षण सबको क्यों नहीं दिखता? अरिष्ट लक्षणों को सारे वैद्य नहीं देख पाते, कभी कभी कोई विशेष वैद्य ही अरिष्ट लक्षण को देख पाते हैं। सारे वैद्य को अरिष्ट लक्षणों के बारे में तो पता ही नहीं चल पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके 4 कारण हैं। पहला, अरिष्ट लक्षण बड़े सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म अरिष्ट लक्षण आएंगे। दूसरा, वैद्य की अज्ञान या फिर प्रमाद। जरूरी नहीं कि वैद्य प्रमादी ही हो, कुछ प्रोएक्टिव वैद्य भी अपने अज्ञानवश वो देख नहीं पाते। किसको नहीं देख पाते? अरिष्ट लक्षणों को नहीं समझ पाते।
तो वैद्य के लिए दो बात की गई है, प्रमादी होगा और अज्ञानी वैद्य। तीसरी पॉइंट बताई जा रही है उलटफेर। व्यतिक्रम मीन्स होता है उलटफेर। तो यहाँ पर जो है उलटफेर हो जाने से या मृत्यु, ये मृत्यु ही है। तो इसमें जो है 4 कारण बताए गए हैं, उनको आपको समझना है। एक है सूक्ष्म होने से, अज्ञान होने से, शीघ्र में इसमें व्यतिक्रम, उलटफेर हो जाने से, उलटफेर, व्यतिक्रम और मृत्यु, ये 4 कारण बताए गए हैं। अज्ञानी को अरिष्ट क्यों नहीं दिखता है। आगे देखिए, ये जो ध्रुवंतु शब्द है इसका मीन्स है नियत, निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से मरण तय। ध्रुवंतु मरणम रिष्टे ब्राह्मणस्तैत किलामना। तो वही मैं बता रहा था कि निश्चित होता है, लेकिन कौन से लोग इसको बदल भी सकते हैं। तो मानस दोषों से, यानी राग द्वेष आदि मानस दोषों से रहित ब्राह्मणों के द्वारा, या रसायन थेरेपी के द्वारा। रसायन जो है हमारे शरीर में ग्रोथ पर्सपेक्टिव को मेंटेन करता है, या तप और गायत्री मंत्र जाप से। तो इन प्रोसीजर से जो मृत्यु से परायण, यानी बोला जाता है कि कब्र में भी इनकी पांव लटक रही थी, लेकिन वहां से हमने इसको बचा कर ले आया। तो वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर इतनी क्वालिटीज हो, राग द्वेष आदि मन विकार से आप रहित हो, तप ध्यान में मग्न हो, गायत्री मंत्रों का उच्चारण सही से करना जानते हो। आगे देखिए, तो अपयश मिलता है, असिद्धि, अगर आप उसमें हाथ डालेंगे, इस तरह के पेशेंट्स में अपयश मिलने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। आगे देखिए, गंध वर्ण रस आदि की इंद्रिय रस भाव उनमें स्वाभाविक और विकृति उत्पन्न होती है। तो जो है पक्व यानी मृत्यु को समझना चाहिए। तो एक है स्वाभाविक और एक प्राकृतिक और विकृति। जब भी हमारी इंद्रियों में डैमेज आने लगेगा, इसीलिए उसका नाम भी इंद्रिय स्थान था। इंद्रिय स्थान रखने का क्या मतलब था उसका, चरक का। आचार्य चरक जी ने अरिष्ट लक्षणों को इंद्रिय स्थान में इसलिए रखा क्योंकि इंद्रियों का डैमेज आपको देखने को मिलता है अरिष्टों में। मेनली अरिष्ट जो होते हैं वो इंद्रिय से रिलेटेड अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न करते हैं, इसीलिए उसको वहां पर रखा है और हम लोग वहां पर ही उसको पढ़ते हैं। आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, और जो 9 और 10 श्लोक है, 9 एंड 10 श्लोक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। इसमें लिखा क्या है, प्राकृत वर्णों के बारे में दिया हुआ है। वायु कटुगंध, पित्त तीक्ष्ण गंध, कफ आमगंध, रक्त लोहगंध। याद कैसे करोगे, KTV कटवी, और आयरन जो है लोहगंधी, तो रक्त होता ही है, और मिश्रित गंध सन्निपातिक होता ही है। तो कटवी में कटु रस वायु का, तीक्ष्ण पित्त का, वी से विश्र आम का। वी से विश्र है आमगंधी। अब ये जो है प्योर when the वात पित्त कफ आर इन दिस प्योरेस्ट फॉर्म एंड सन्निपातिक कंडीशन में भी। अब द्वंद्वज वाली बताई जा रही है, तो इसके आगे लिख लीजिएगा LTA। LTA मीन्स वात पित्त में है तो लाजा गंधी, वात कफ में है तो अलसी तैल, पित्त कफ में है तो तिल तैल। LTA ये हो गया 9th एंड 10th, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगला देखिए, निंदित व्रणों के बारे में यहाँ पर 2 प्रकार की बातें बताई जा रही है, उसको समझना बेहद आवश्यक है। 3 प्रकार की बातें वात पित्त कफ से रिलेटेड बताई जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए पित्त प्रकोपक लक्षण जो है स्वाभाविक रूप से उसमें दिख रहे हैं, जैसे काले केसर कंकुष्ठ के समान उसमें व्रण आ गया है। व्रण जो है उसका काले कंकुष्ठ केसर के समान आ गया है।
जैसे पित्तज व्रण है ये आप कह सकते हैं। लेकिन उस पित्तज व्रण में अगर दाह और चोष उत्पन्न नहीं है तो उसको जो है आप क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे कि इसमें अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो गए। क्योंकि अगर पित्त है तो जलन होनी चाहिए, अगर कफ है तो उसमें जो है उतनी दाह उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन कफ वाले में जब कफ आपने उसको सिद्ध कर दिया, कफ में भी दाह उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो है पीड़ा और पेन एंड हीट अगर उसमें डेवलप हो रही है, देखिए आपने सिद्ध कर दिया कि ये कफज है, तभी आप कह सकते हैं, नहीं तो द्वंद्वज भी आप द्वंद्वज में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यही एक श्रेष्ठ वैद्य और एक जो निचले स्तर के वैद्य हैं उनके में डिफरेंस होता है कि जो श्रेष्ठ वैद्य है वो द्वंद्वज को और अरिष्ट को पहचानने में बहुत अधिक जो है ख्याति प्राप्त कर लेता है, इसीलिए वो अधिक जो पेशेंट को देख लेता है। और जो छोटे वैद्य हैं वो द्वंद्वज को ही इंद्रिय स्थान वाला बोल देते हैं, यानी अरिष्ट लक्षण बोल देते हैं। जैसे अगर ये कफ के साथ अगर दाह और पीड़ा भी हो रहा है तो इसको आप द्वंद्वज बोल दोगे या त्रिदोषज बोल दोगे। तो ये जो है अरिष्ट लक्षण में शो करता है, ये भी आपको समझना है। आगे देखिए, अगर वात वाला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर कभी कभी वात वाला पेशेंट आएगा, उसके व्रण काले पतले और अल्प स्राव वाले होंगे, लेकिन बोलेगा कि डॉक्टर साहब ये दर्द नहीं करता है, बिल्कुल भी हमें पीड़ा नहीं है। तो उसको उस बारे में बताते हुए तो बड़ी प्रसन्नता होगी कि मुझे दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर आप जानते हैं अरिष्ट लक्षण है तो आप उसको बता सकते हैं कि अब तुम्हारी जो है मौत भी पास ही है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर कि वात में दर्द ना होना अरिष्ट लक्षण है। वात का अगर रोग है तो आपको दर्द हो रहा है, ये स्वाभाविक बात है, आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन वात में अगर दर्द नहीं हो रहा है तो अरिष्ट लक्षण चला जाएगा, फिर बचना नामुमकिन है। अब एक श्लोक आ रहा है, प्राण मांस क्षय श्वास कास आरोचक पीड़िता प्रवृद्ध पूय रुधिरा व्रणा येषाम च मर्मषु। ऐसे व्रण जो असाध्य हो जाते हैं, जो मर्म स्थानों में प्राण को क्षय करा दे। श्वास रोग जो है बहुत ही ज्यादा घातक होता है, ये सबसे ज्यादा घातक रोग है क्योंकि इसमें रिस्पिरेशन ही रुक जा रही है, 2 मिनट में मौत हो जाती है। आगे देखिए, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग चलते हैं। ये सारे चैप्टर यहाँ पर छोटे छोटे मिलेंगे, और आज आपका 7 बजे से टेस्ट भी है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ये सारे चैप्टर भी उसमें आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन आए आपको बुद्धि पूर्वक उसको हल करना है। चलिए अगले चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, और इस चैप्टर में बहुत ही कम चीजें पढ़नी है। विपरीत अविपरीत स्वप्न प्रणिदर्शनीय अध्याय। तो इसमें जो है आपको लिख रहा है कि निंदित दूत दूत बोला गया है, तो नपुंसक स्त्री बहु, तो ऐसे जैसे कि कोई डॉक्टर बैठा हो उसके पास कोई आ रहा है, तो आते वक्त ही आप पहचान लेंगे कि वो अरिष्ट है कि वो ठीक होने योग्य है। तो उसको उसको बिना आपसे बातें किए ही आप उसको बता देंगे कि ये ठीक है कि नहीं। तो अगर नपुंसक स्त्री दूत, बहुत से दूत आ रहे हैं, या फिर अनेक दूत भिन्न भिन्न कार्यों के लिए आ रहे हैं, और ईर्ष्या रखने वाले, जैसे कोई मर रहा है और उसके साथ जो लोग आए हैं वो उस मरने वाले से ईर्ष्या करते हैं, जो पेशेंट है उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये खतरा है, ये खतरा है, निंदित है ये। ऐसे दूत भी निंदित हैं, वैसे लोगों को हॉस्पिटल में घुसने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। जो पेशेंट से ही जलते हो, क्या पता वो उसकी ऑक्सीजन ही निकाल के चले जाएं और आपकी भी डिग्री जो है धरी की धरी रह जाए। तो ऐसे मनुष्यों को पहले बात तो हॉस्पिटल में घुसने नहीं देना चाहिए।
दूसरी बात यहाँ पर बताई जा रही है, ऊंट और गधे पर सवार होकर के रथ पर जो सवारी करके आया हुआ हो। तो गधे और ऊंट का यहाँ पर क्या मतलब है? ये इस प्रकार से ऊंट और गधे का अ, आप लोग सोच सकते हैं इनके स्वभाव। ऊंट जो है थोड़ा अ, जो है धीमा चलता है, या फिर स्पीड इसकी स्लो होगी, या फिर ऊंट की कुछ विशेष बातें ऐसी होंगी जो निंदनीय होंगी। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। और गधा तो जानते ही हैं आप लोग, वो भी मतलब प्रोएक्टिव नहीं रहता। ये दोनों जानवर एक्टिव नहीं होते। इनसे अच्छा बैल को माना जाता है। बैल जो है भोलेनाथ की सवारी भी है और ज्यादा एक्टिव है। उसकी स्पीड भी अच्छी है, और वो कंट्रोल में भी रहता है, और वो ताकती भी है। पेशेंट को दिक्कत होगी तो वो अपनी स्पीड भी बढ़ा लेगा। लेकिन ये एक्सक्यूज मी सब जो सर। है मरने वाला। हाँ, हेलो। ये सर आज के समय में हम कौन से व्हीकल से कोरिलेट करें इसको? आज के क्या? आज के समय में जो है व्हीकल की यदि बात करें, तो जो एम्बुलेंस होती हैं, एम्बुलेंस जो होती हैं, उससे अगर पेशेंट आ रहा है तो आपको थोड़ी सी वो तो होगी कि लग रहा है कि ये पेशेंट जो है गंभीर हालत में है। और अगर वो जो है जमीनी स्तर वाला ही है, तो छोटे वाहनों से भी आ रहा है, टेम्पू से आ रहा है, तो आप समझेंगे कि वो थोड़ी उसकी हालत खस्ता है। तो इस तरह से समझा जा सकता है। ओके अब सर। कुछ कुछ पेशेंट हैं हेलीकॉप्टर से भी भेजे जाते हैं, तो उनकी स्थिति डॉक्टर भी समझ लेगा कि हाँ भाई, मैं नहीं देख पाऊंगा तो कोई मेरे सीनियर भी इनको देख लेंगे। ठीक होना उनका लाजमी सी बात है। तो वाहन से भी आप बता सकते हैं कि कौन ठीक होगा कौन नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये देख रहे हैं, रक्त पित्त अतिसारेषु प्रमेहेषु तथैव च प्रशस्तो जलरोधेषु दूत वैद्य समागम। तो मिलन यानी दूत और वैद्य का मिलन कहाँ हो रहा है? अगर रक्त पित्त का रोगी है, अतिसार का रोगी है, या फिर प्रमेह का रोगी है, ये बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसका समागम बांध यानी पानी के बांध के पास हो रहा है, जहाँ पर बिजली बनती है बांध होता है। तो बांध पर ऐसा क्यों है? आप लोग आंसर दे सकते हैं। वो उसको प्रशस्त माना गया है, उसको निकृष्ट नहीं माना गया है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि रक्त पित्त का रोगी, अतिसार का रोगी और प्रमेह का रोगी अगर वैद्य से मिल रहा है, और वो जो है कहाँ पर मिल रहा है? बांध के पास, यानी पानी का जो बांध है वहां पर मिल रहा है, तो इसको प्रशस्त मानते हैं आचार्य। पानी बहता हुआ नहीं, पानी को बांधा हुआ। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि रक्त पित्त अतिसार और प्रमेह तीनों की चिकित्सा में हम रुद्धन मतलब उसको रोकने का कार्य करते हैं। अपतर्पण जन्य चिकित्सा करते हैं। अवतर्पण नहीं करते हम लोग। आप क्या करते हैं? स्तंभन करते हैं। तो ओके प्रोसीजर ओके सर। स्तंभन चिकित्सा देते हैं। तो बांध हमारे नदियों के पानी को क्या करता है? स्तंभन करके रखता है, गति जल को को रोक। बांध कर रखता है, ताकि जो अगल बगल के खेत हैं उनमें प्रॉपर पानी मिलता रहे साल भर, थ्रू आउट द ईयर। आगे बढ़िए। आगे हम लोग देख रहे हैं, बैल की सवारी से आया हुआ, प्रसन्नचित और पैदल चलकर आया हुआ ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वो पैदल चलते हुए आ रहा है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी, वो तो ठीक ही होगा, ऐसा मान सकते हैं। और जो बैल की सवारी कर रहा है तो भी आप उसको अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बैल पर बैठा हुआ है, या फिर वो ऐसा मान सकते हैं आप कि बैल एक अच्छा पशु है। इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं।
उसका मन और उसके पीछे का माइंड मेकअप उसका अच्छा है, प्रसन्नचित्त है। और जो आपने पूछा था गधे वाला एग्जाम्पल, तो गधे को क्यों निकृष्ट माना गया है? क्योंकि दिस इंडिकेट्स देयर विल बी सम इमरजेंसी। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इमरजेंसी है तो आप बैल की सवारी को छोड़कर आप किसी भी सवारी को चयन करके आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। जैसे हम जो है अगर अपनी क्रोनिक डिजीज को दिखाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो है अच्छे वाहनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जब इमरजेंसी दिखाने जाते हैं तो हमें कोई भी वाहन मिल जाए हम उसी से चले जाते हैं। तो एक प्रकार की ये भी है कि हमें उस समय गधा जितना चाहे फास्ट नहीं चल सकता, मतलब गधा फास्ट भी नहीं चल सकता, लेकिन अगर आपकी इमरजेंसी है, आपकी नीड है ना वो। ऑप्शन कोई नहीं है, मतलब उससे हाँ व्याधि की गंभीरता का पता चलता है कि कितना गंभीर था कि इसमें भी बैठ के आ गया। हाँ, वो वही मैं बता रहा हूँ कि उसकी गंभीरता को दिखाने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि उसकी नीड है। जैसे आप लोगों ने कभी अपने नीडी अवस्था में किसी से व्यापार किया हो तो आप लॉस में जाते हैं। तो नीड जब भी होगी, जरूरत इंसान को सिखा देती है, वही बात वहीं पे बताया जा रहा है। तो दर्शनम वारुतम चापी न गोधा खिलास, ये जो बताया जा रहा है ये भी पूरा श्लोक इम्पोर्टेंट है तीनों। इसमें बताया जा रहा है कि इस पक्षी को, जैसे मान लीजिए आप घूम रहे हैं, डॉक्टर वैद्य घूम रहा है या फिर पेशेंट के पास जा रहा है, तो वो जंगल के रास्ते ही जाता था पहले, तो पशु पक्षी मिल रहे हैं, उनसे भी कुछ न कुछ वो इंडिकेट कर सकता है कि वहां का रोगी कैसा होगा। तो यह जो है पक्षी अगर बाएं, पुरुष जाति के पक्षी बाएं मिले, स्त्री जाति के पक्षी दाएं, तो शुभकारी होता है। कुत्ते और श्रृगाल का दाएं से बाएं होकर निकलना श्रेष्ठ है, यानी राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं कुत्ते और श्रृगाल तो बेस्ट माना जाता है, श्रेष्ठ। नौले और चास पक्षी कौन सी होती है? नीलकंठ बोलते हैं। चास पक्षी निभम, ये किस प्रकार के प्रमेय में दिखता है चास पक्षी निभम? काल में नहीं, नील में दिखता है। सिंपल सी बात है, नीलकंठ नील में चास पक्षी। और खरगोश तथा सर्प का किसी भी ओर से निकलना श्रेष्ठ नहीं है, सर्प का किसी भी श्रेष्ठ नहीं है निकलना। भास पक्षी, उल्लू का भी दक्षिण या वाम किसी भी ओर से निकलना श्रेष्ठ नहीं है। तो ये सारी श्रेष्ठ और निकृष्टता बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो बार बार उस इलाके से जाता हो या फिर ऐसे नियम बनाए गए हैं, तो ये बेस्ड है उनके अनुभव के आधार पर। और अब तो ऐसे जानवर देखने को ही नहीं मिलते हैं, तो कुछ बातें कही नहीं जा सकती, लेकिन ऐसा ये तीनों लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मदिराओं के बारे में बताया गया है, कौन सी मदिरा श्रेष्ठ है। तो प्रसन्ना के अतिरिक्त अन्य मदिरा श्रेष्ठ नहीं है, शुभ नहीं होती। तो प्रसन्ना क्या है? जो साफ सुथरी मद्य होती है उसको प्रसन्ना बोलते हैं। रक्त सरसप से भरा हुआ पात्र भी सही नहीं माना जाता, यानी लाल सरसों अच्छी मानी नहीं जाती, उसको देखना भी अच्छा नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर आवाज यानी शब्द बोलना है, यहाँ पर चीरा और वगैरह नहीं लगाना, छेदवाचक शब्द बोलने हैं। जैसे अर्बुद और ग्रंथि और अर्बुद का अगर पेशेंट आपके पास आए तो छेदवाचक शब्द बोलिए।
विदृधि जलोदर आया तो भेद्यवाचक शब्द बोलिए। रक्त और अतिसार में रुद्र प्रशस्त होता है, जैसे पहले ही बताया, रक्त अतिसार और प्रमेय में रुद्र प्रशस्त यानी रोकने की क्रियाएं ज्यादा प्रशस्त मानी जाती है। ऊंट और गधा यानी यूजी जो है प्रशस्त नहीं होता। यूजी जो है मतलब ऊंट और गधा प्रशस्त नहीं, वमन रोग में प्रशस्त नहीं है। आगे देखिए ये चैप्टर शायद यहाँ पर ये देखिए एक और आ गया है। रक्त आंबर धरा कृष्ण हसंती मुक्त मूर्धजा। एक ऐसी स्त्री जो लाल कपड़े पहनी हो, थोड़ी सांवली हो, काली हो, हंस रही हो और उसके बाल बिखरे हुए हो, मतलब बालों को वो बांधी नहीं हो, और वो स्त्री जो है दक्षिण की ओर ले जा रही हो, यानी पकड़कर दक्षिण की ओर ले जा रही हो, तो ये बहुत ही घातक है आपके लिए। ये बहुत ही ज्यादा, लाल कपड़े पहनी हो, काले वर्ण की वस्ती हो, खुले केस वाली नाचती हुई स्त्री जिस पुरुष को बांधकर दक्षिण दिशा की ओर खींचती हो, जो मनुष्य तो यहाँ पर तो जो शूद्रों के द्वारा दक्षिण में जा रहा हो, तो समझ लीजिए कि वो हेल्थ मामले में, हेल्थ के पर्सपेक्टिव में वो नीचे जाने वाला है। दक्षिण दिशा हमें मौत की ओर ले जाती है, दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है, और पूरब की दिशा भगवान की दिशा मानी जाती है, ईश्वर की दिशा। तभी हमें पूरब की ओर सिर करके अपने पेशेंट्स को लिटाना चाहिए, ताकि भगवान का आशीर्वाद भी बना रहे उस पेशेंट के ऊपर। तो अगला देखिए, जो वस्त्र रहित होकर सिर पर लाल रंग की माला धारण करता है, इसकी छाती पर बांस, नल या ताल, मगर मनुष्य को मच्छ निकल जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। जो जो टिक लगा है उसको आप लोग टिक लगा सकते हैं। कुछ खास बातें यहाँ पर एक और बताई जा रही है कि अगर सांप जो है काटते हुए रात मतलब स्वप्न में देख लें तो बड़ा शुभ माना जाता है। जो सांप भ्रामर अगर उसे काटता है तो वो शुभ होता है, आरोग्य और धन दोनों को देने वाला होता है। तो हम तीनों को अच्छा तो नहीं उतना मानते। भ्रमर हमारे लिए अच्छा होता है। क्यों भ्रमर क्यों अच्छा होता है, बताइए आप। भ्रमर हमारे लिए क्यों अच्छा होता है, ये इनका काटना अच्छा क्यों बोला गया है? आप लोग को बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये फूलों में होते हैं इसलिए। हाँ, ये जो है ये फूलों का पॉलिनेशन करते हैं, और एक किसान के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती कि उसके पौधे का परागीकरण हो रहा है, पुष्पीकरण हो रहा है। तो अगर आपको भौरा काट भी ले रहा है सपने में, इस ये दिस इज एन इंडिकेशन कि आपकी फसलें इस बार अच्छी होंगी, और जब फसलें अच्छी होंगी आपका वेल्थ अच्छा रहेगा तो हेल्थ भी अच्छा होगा। और अगर जोंक ने काटा तो जोंक में क्या है, बारिश अच्छी होगी, जोंक निकलेंगे। तो जोंक काट रहा है आपको सपने में, तो ये इंडिकेशन है कि इस साल हमारे क्षेत्र में बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। बारिश होगी तो बारिश होना हमारे देश में बहुत जरूरी होता है खेती के लिए। आज भी कई गांव सिंचित नहीं है नहरों के माध्यम से। इट इज डिपेंडेंट ऑन बारिश, तो रेन पे डिपेंडेंट है, मॉनसून पे। और उसी प्रकार सर्प भी माना जाता है। अगर सर्प काट ले तो शुभ माना जाता है, क्योंकि सर्प जो है हमारे फसलों की रक्षा भी करता है चूहों से। तो ये दिखा रहा है कि फसलें हमारी अच्छी हो रही हैं, अच्छी पक रही हैं। आरोग्य और धन इसीलिए लिखा गया है। आगे देखिए, इस प्रकार के शुभ स्वप्नों का जो भी मनुष्य देखता है वो दीर्घायु वाला होता है, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। आगे देखिए, पंच इंद्रियार्थ प्रतिपत्ति, ये भी 5 मिनट का है। 30 अध्याय आज हमारे हो जाएंगे।
तो सबसे पहले पंच इंद्रियार्थ प्रतिपत्ति का क्या मतलब है कि इसमें इंद्रियों के अलग अलग अरिष्ट लक्षणों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, डिफाइन किया गया है यहाँ पर अरिष्ट को, शरीरशील योरस्य प्रकृति, यहाँ पर 3 चीजें बताई गई हैं, 3 थिंग्स आर मेंशन्ड रिगार्डिंग दिस। तो शरीर, शील और प्रकृति में सहसा परिवर्तन आ जाए, शरीर में, शील में और प्रकृति में। शील ये मेंटल से, मेंटल आपकी मनोधारणा ही बदल जाए, या फिर प्रकृति में चेंजेस आ जाए, शरीर की जो स्वाभाविक प्रकृति है उसी में ही बदलाव आने लगे, तो आपको अरिष्ट लक्षण आ गए हैं ऐसा समझ लेना चाहिए। सहसा शब्द इंपॉर्टेंट है, अरिष्ट होता है और उसे आगे कह रहे हैं जिसकी सुनने की शक्ति अकस्मात नष्ट हो गई उसे विज्ञान जन आए। तो इस शब्द को टिक कर लीजिए, इसमें ये वाला श्लोक जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह दुश्मनों के शब्दों को अच्छा समझता हो तथा मित्रों के शब्दों को क्रोध करता हो। तो दोस्त के शब्द उसको बुरे लगने लगे और दुश्मनों के शब्द अच्छे लगने लगे, तो ये एक अरिष्ट लक्षण है। मतलब कानों का हो गया, कानों से अलग अलग इंद्रियों से हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब ये जो है धूली, पांसु यानी धूली, रेत, किरण, ये सब जो है पूरे शरीर में व्याप्त हो गई, यानी धूली रेत शरीर, पूरी शरीर व्याप्त हो गई है, शरीर के रंग में परिवर्तन हो गया है, ऐसा उसे लगने लगे तो उसे नष्टायु समझना चाहिए, या फिर अरिष्ट लक्षण आ गए हैं ये समझना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है धूली, रेत आदि से व्याप्त होना। आगे देखिए, ये गंध से रिलेटेड बताया जा रहा है। तो नील मक्षिका यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है नील मक्षिका किसके संदर्भ में आया है। तो आपने स्नान कर लिया, चंदन कर्पूर का लेप भी कर लिया, उसके बाद नील मक्खियां बैठने लगे, या फिर आपके अंदर से स्वाभाविक रूप से ही कोई सुगंधी आने लगे, तो उसे भी आयु समाप्ति का लक्षण मानना चाहिए। तो जो मनुष्य सुगंध को दुर्गंध और दुर्गंध को सुगंध मानने लगे, वो भी जो है जाने वाला है, गतायु है, वायु समाप्त होने के लक्षण है। यानी जैसे आपने परफ्यूम दिया उसे, फिर उसे बुरा लग रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं है। अब आंखों वाले बातें बताएंगे, आंखों से क्या क्या हो सकता है। तो दिन में जो है, दिन में उसको नक्षत्रों को देखता है, जैसे आसमान में उसको तारे नक्षत्र जो भी होते हैं वो दिखने लगते हैं, दिन में ही दिखने लगते, दिन में तारे दिखना, तो ये मृत्यु सूचक है। और रात्रि में सूर्य दिखाई देना, रात्रि में उसको सूर्य दिखाई देने लगे, तो ये आंखों से रिलेटेड है। रात्रो सूर्यम ज्वलंत, तो दिन में चंद्रमा, तो कभी कभी दिन में चंद्रमा दिखता भी है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं दिखता, लेकिन जो है रात में सूरज नहीं दिखता, ये तो कंफर्म है। आगे देखिए, नेत्र संबंधी अरिष्ट, ये नेत्र संबंधी अरिष्ट सारी चीजें हैं। मेघ नहीं है फिर भी उसको लगेगा कि मेघ है और बारिश होने वाली है। न पश्यति सन नक्षत्रा यस्य देव अरुंधता, तो अरुंधति तारा को देखता है, न होते हुए भी अरुंधति तारे को देखता है। और यहाँ पर देखिए ये चैप्टर फिनिश होता है। जो सप्तऋषियों के तारे से युक्त अरुंधति नक्षत्र को न देखता तथा ध्रुव का एवं आकाश गंगा में नहीं दिखता। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी कि ये अरिष्ट लक्षण है। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल से लेंगे।
आपको बताया गया है। अरिष्ट लक्षण वाले चैप्टर इस समय चल रहे हैं, 28 to 33 छोटे छोटे चैप्टर हैं सब। तो आप लोग का 7 बजे से टेस्ट है, आप लोग उसको जमा कीजिए जल्द से जल्द करके। थैंक यू सो मच।